बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, हमारे पास चैप्टर नंबर 14 11th क्लास न्यू मैथमेटिक्स बच्चों हमारा लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर नंबर 14। इससे पहले हमने तमाम के तमाम चैप्टर जो है अपलोड कर दिए हैं और 7 चैप्टर भी हमारा चल रहा है और ये 14 चैप्टर भी हमारा आज स्टार्ट होने लगा है। इसके बाद हमारे पास बच्चों 8वां चैप्टर जो है वो रिमेनिंग रह जाएगा। बाकी तमाम के तमाम चैप्टर हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। हर एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज के लेक्चर मौजूद हैं और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। बच्चों प्लेलिस्ट से सारे फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। पेयरिंग स्कीम भी हमने ये अपलोड कर दी है। उसके साथ साथ बच्चों गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह हम दिसंबर के दौरान ये अपलोड करेंगे। और साथ साथ जो हमारे पास जो पेपर्स होते हैं करंट पेपर, जैसे आपके मई जून में पेपर्स होंगे तो इंशाल्लाह वो भी हम अपलोड करेंगे। हम चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। चलिए जी, हम वेक्टर इन स्पेस यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। बच्चों जिसने अपने फिजिक्स के जो बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए इजी होगा और क्योंकि फिजिक्स के रिलेटेड ही है तकरीबन। और सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपने जो रीड डाउन करना है वो स्केलर एंड वेक्टर जो है हमारे पास ये मैथमेटिक्स के अंदर क्या होते हैं। हमने बच्चों फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बड़ी हुई है। अब यहाँ मैथ के अंदर स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज सच एज मास टाइम डैश। यानी यहाँ पे जो हमें मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मैं निशान लगा देता हूँ कि स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, और जो सिर्फ क्या रखती है जी बच्चों, मैग्नीट्यूड रखती है और उसके साथ साथ साइज सच एज मास। अब फिजिक्स के अंदर क्या था जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती थी, वो स्केलर होती थी। अब यहाँ पे साइज का भी यहाँ पे जिक्र हो गया कि साइज भी होना चाहिए, सच एज मास टाइम और डेंसिटी टेम्परेचर लेंथ वॉल्यूम वर्क। ये आपने इनकी एग्जांपल याद कर ली। दूसरे लफ्जों में बच्चों अगर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी इज डेट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो दोनों चीजें रखती है जिसमें डायरेक्शन भी पाई जाए, सिमत होती है। जिस तरह फोर्स है, इधर फोर्स लगानी उधर लगानी, तो इसमें क्या होती है, डायरेक्शन पाई जाती है। इसी तरह वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फासला है, डिस्प्लेसमेंट जिसे हम कहते हैं, ये सारे हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और वेक्टर्स को बच्चों हम कई तरह से जाहिर करते हैं। यानी वेक्टर्स को हम एक इस एरो से जाहिर कर सकते हैं, वेक्टर को इससे भी जाहिर कर सकते हैं और वेक्टर को हम बोल्ड भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ वेक्टर। टू वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करते हैं और टू वेक्टर को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे बच्चों अब एक u एक वेक्टर्स है और x2 ये वेक्टर्स है हमारे पास। अब एक चीज मैं माइंड में बता देता हूँ कि अब u जो वेक्टर्स है वैसे हम इसको ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं और u वेक्टर्स को हम ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में जो u वेक्टर्स हैं या कोई भी वेक्टर्स हैं उसको इस लाइन से जाहिर किया हुआ है, ठीक है, यानी नीचे आपने लाइन लगानी है। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ कि बच्चों यहाँ पे जो एक्स यू की जो वैल्यू लिखी है, यानी एक्स और क्या लिखी है जी वाई, ये इस तरह लिखी हुई है। इसका मतलब ये होता है एक्स आई और प्लस वाई जे, यानी ऐसे आप इनके नीचे लाइन भी लगा सकते हो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई ब्रैकेट्स के अंदर आपकी वेक्टर्स की कीमत दे दी जाए तो आप उसको आई जे के की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर ये डायमेंशन टू है, यहाँ आर टू लिखा ना, इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन का मतलब यही होता है कि एक्स और वाई में। और अगर थ्री डायमेंशन आता है तो फिर एक्स वाई के साथ अब जेड भी आता है, यानी आई और जे और क्या आता है बच्चों, के आता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मजीद स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स हम किस तरह करेंगे जी। अगर u और x की वैल्यूज आपको दे दी जाए, u की वैल्यू है, यहाँ पे कोई a है, यानी किसी भी, फॉर एग्जाम्पल एक्स आई प्लस वाई जे है, मैं टू को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी टू क्या है यहाँ पे ए है, तो वो दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। ये सिंपल से कम। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, दोनों साइड आपस में इक्वल हों। अब यहाँ पर टू वेक्टर्स u एंड v आर सेड टू बी इक्वल इफ, यहाँ से आप डेफिनेशन करते हो, u एंड v आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। देखिए इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है ना, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की जानिब है, और दोनों की डायरेक्शन ऊपर की जानिब है और दोनों हैं भी सेम। यानी दो वेक्टर्स आपस में इक्वल तब होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम होती है। अब इसी तरह पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर की भी डेफिनेशन सेम थिंग है कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। यानी जिस तरह अब ए बी है, ये देखें, ये ए बी एक डायरेक्शन रखता है, ए बी एक डायरेक्शन है, तो इसी तरह अब ये 3/2 ए बी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जिस तरह ये है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ओके जी। यानी दो वेक्टर्स आपस में क्या है, पैरेलल है। लेकिन बच्चों अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये एंटी पैरेलल भी कहलाते हैं। जिस तरह एक वेक्टर की साइड ये है, दूसरे वेक्टर की साइड ये है, तो ये आपस में क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। अच्छा, मैग्नीट्यूड का फार्मूला बच्चों आपने माइंड में रखना है। मैग्नीट्यूड का फार्मूला लाजमी
ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है कि कोई भी वेक्टर्स हो जिस तरह एक्स वाई एक वेक्टर्स की फॉर्म में है, जिस तरह एक्स आई प्लस वाई जे है, एक्स आई प्लस क्या है वाई जे, तो हम क्या लिखेंगे जी बच्चों एक्स स्केयर प्लस क्या लिख देंगे जी वाई स्केयर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे स्केयर रूट लिख देंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ये फार्मूला आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन मेन चीजें हैं मैं आपको वो डिस्कस कर देता हूँ। ये प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा बच्चों, आपको पता है ये थ्री स्पेस के अंदर है, हम मैंने पीछे जो अभी आपको डिफाइन किया वो टू स्पेस के अंदर है, ये थ्री स्पेस के अंदर है जिसमें एक्स वाई जेड आ जाता है। इनको पढ़ लें लाजमी। एमसीक्यूज आपको पता है कि एक्सरसाइज में तो नहीं दिए हुए थे, एक्सरसाइज के अलावा अब एमसीक्यूज जो आते हैं वो बच्चों क्वेश्चन को भी एमसीक्यूज बना देते हैं, और जो हमारे पास ये थ्योरी होती है जिस तरह डेफिनेशंस होती हैं उनको भी ये एमसीक्यूज में दे देते हैं। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की भी आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ये थ्री स्पेस के अंदर बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन थ्री स्पेस, तो आपने ये भी याद रखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये थ्री स्पेस के अंदर ये आपने देखा होगा, ये हमारे पास देखें एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये थ्री स्पेस है। ठीक है, अब जिस तरह हम देखें ना, अब ये हमारे पास एक दीवार होती है, इस दीवार का ये पैदा होता है, इसका मतलब इसकी थ्री स्पेस होती है। कैसे? ये अबव है, ऊपर वाली दीवार जो छत की तरफ जा रही है, और ये नीचे है, और ये जो हमारे पास है ये एक और होती है, यानी जो साइड से आप चेक करें, अगर कोने में देखें ना, अपने कमरे के कोने में देखें तो वहां से आपको तीन साइड नजर आती है, एक अबव की जानब होती है, एक यानी राइट साइड पे होगी, एक लेफ्ट साइड पे होगी। ये थ्री स्पेस में हम इसको मेजर करते हैं। अगर बच्चों हम नीचे चलते हैं, इसके क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे हम अभी, मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे निकाला जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मेंशन है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड के हिसाब से, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आई की बात करते हैं तो वो भी वन आता है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ जे की बात करते हैं वो भी वन है, अगर मैग्नीट्यूड के की बात करते हैं वो भी वन है। ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बच्चों ये जो हमारे पास स्पेस है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आपको पता है पहला एक्स होता है, दूसरा वाई, तीसरा क्या होता है जेड होता है। एक्स एक्सिस पे यानी एक्स वन होगा, बाकी दोनों जीरो होंगे। वाई एक्सिस पे यानी ये वाई वन होगा, और बाकी फर्स्ट और एक्स और जेड जीरो होंगे। जेड एक्सिस पे बच्चों जेड वन होगा, बाकी एक्स और वाई क्या होंगे जीरो होंगे। यूनिट वेक्टर की बच्चों यहाँ से डेफिनेशन याद कर लेनी है। यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रखता हो, यूनिटी रखता हो। अब यूनिट वेक्टर की यहाँ पे आप फार्मूला भी याद रखेंगे बच्चों। अब जिस तरह u एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, u वेक्टर ओवर क्या हो जाएगा, u का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये फार्मूला आपने यहाँ से याद रख लेना है, बस इस फार्मूले को आपने याद रखना है और इसकी डेफिनेशन याद करनी है, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर के भी सवाल करेंगे। बच्चों यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह आपने मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव पढ़ी हुई है, इन प्रॉपर्टीज को भी अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चों डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, हमने 9th क्लास में भी सीखा हुआ है। डिस्टेंस टू पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। देखिए बच्चों, एक पॉइंट P1 है और एक पॉइंट क्या है P2 है। ये थ्री स्पेस के अंदर है जिसमें एक्स वाई और जेड तीनों चीजें मौजूद हैं। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला याद रख लें, थ्री स्पेस के अंदर जिसमें एक्स वाई जेड हो, तो क्या करेंगे बच्चों, देखें जी x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। तो x2 माइनस एक्स वन का स्केयर करना है, प्लस y2 माइनस वाई वन का स्केयर करना है, प्लस z2 माइनस जेड वन का स्केयर करना है। तो ये अपने माइंड में रखना। जिस तरह आप देखें बच्चों, p है और दूसरा हमारे पास क्या है p1 और क्या है p2 है, तो याद रखेंगे जो p2 है जो सेकंड नंबर पर है, जो फाइनल है, उसमें से फर्स्ट को माइनस करना होता है। यानी इस आप चेक कर सकते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, यानी x2 में से x1 को माइनस कर रहे हैं। लेकिन बच्चों हम x1 में से x2 को भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ये ठीक होता है, लेकिन फिलहाल आप इसी तरह इसको याद रखिए, क्योंकि जब स्केयर होता है बच्चों, चाहे x2 माइनस एक्स वन हो, चाहे x1 माइनस x2 हो, चाहे माइनस में आंसर हो, हमेशा वो प्लस हो ही जाता है जब उसका स्केयर लिया जाता है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ ये एंगल्स भी दिए हुए हैं, एंगल्स का यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कि जब हमारा एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पे एक वेक्टर ए होगा, तो वहां पे अल्फा बनेगा। ठीक है, और यानी इस पे हमारे पास यहाँ बीटा बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, गेमा बनेगा। यानी अल्फा बीटा गेमा, इधर अल्फा और इधर हमारे पास बीटा और इधर ही क्या है गेमा है। तो ये हमारे पास तीन एंगल जो बनेंगे ये भी आपने माइंड आउट रखने हैं। एक ये रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गेमा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। आप इसको सिर्फ आप इसका फार्मूला याद रख सकते हैं, बाकी इसके प्रूफ की
कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ इस फ़ॉर्मूले को याद रखें। अगर इसका प्रूफ़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर भी सकते हैं। चलें जी बच्चों एक्सरसाइज़ पे चलते हैं 14.1। आपको u दिया हुआ है और ये v दिया हुआ है। अब ये जो नीचे लाइन का ज़ाहिर करती है कि वेक्टर्स हैं, u एक वेक्टर है और 3i एक यूनिट वेक्टर यानी हैट इसे पढ़ते होते हैं, ठीक है। अब ये वेक्टर जो है बच्चों इसको कई तरह से ज़ाहिर किया जाता है। हम ये वेक्टर्स को हम यूं भी ज़ाहिर करते थे और इसके ऊपर लाइन भी लगा सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन ये बुक्स के अंदर ये जो नीचे लाइन लगाई ये वेक्टर को शो कर रही है, तो आपने इसी के अकॉर्डिंग जो है इसको लेकर चलना है। तो यहाँ पे बच्चों हर आई जे के में याद रखना है पूरे चैप्टर्स के अंदर जहां भी आई जे के आएगा। वैसे तो पहले यूनिट वेक्टर होता था, जैसे हम यानी आई हैट लगा देते आई हैट इस तरह, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि लाइन आ चुकी है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं आई और ये लाइन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह यू लाइन और ये यू वेक्टर भी शो कर सकते हैं। ओके जी, यू और वी की वैल्यू हमें दी हुई है, कहता है डब्ल्यू भी हमें दिया हुआ है और फाइंड कुछ पार्ट्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं, हमें ये यू वी और डब्ल्यू की यहाँ पे वैल्यू मेंशन है। तो बच्चे ये पहला पार्ट है u प्लस टू वी प्लस डब्ल्यू, यानी u एक वेक्टर है और v वेक्टर है, w एक वेक्टर है। तो बच्चे हमने सिर्फ ये काम करना है, u की वैल्यू यानी u प्लस टू वी प्लस डब्ल्यू है, u की वैल्यू यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद प्लस टू, यहाँ पे टू ब्रैकेट में हमने v की जो वैल्यूज है ये वाली वो हमने यहाँ पे सबमिट कर देनी। ओके बच्चों, अब हमारे पास जो w है यानी इसकी वैल्यूज हमारे पास ये मौजूद है, इसकी वैल्यू यहाँ पे, यानी हमने इसकी वैल्यूज तमाम की तमाम वैल्यूज इस फंक्शंस के अंदर हमने पुटिंग कर देनी है। और यहाँ पे जो बच्चों टू जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ, तो हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद टू आई और -5 टू जार -10j और -2k आ जाएगा। और इसी तरह बच्चों यहाँ पे प्लस माइनस ये -4i हो जाएगा और बाकी सेम है। अब इसको हल कैसे करते हैं बच्चों, आई वाले के साथ जिस तरह 3i है और 2i है और 4i है। अब देखिएगा ये प्लस 2i है, ये प्लस 3i, 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 5 और 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, तो आई ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जे वाला हम ढूंढते हैं, प्लस 2j है और उसके बाद -10j है, उसके बाद -j है, -10 -1 कितना हो गया -11, -11 प्लस 2 हो जाएगा -9j। अब -5 के बच्चों और -2 के और +7 के, देखिए -5 और -2 कितने हो जाएंगे -7 और +7 0 हो जाएगा, +7 और -7 ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 0। तो यहाँ पे आप 0 अगर के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बेसिकली यही हमारा क्या है ये आंसर है। यहाँ नीचे लाइन लगा दें चाहे ऊपर लिख लें। अब हमारे पास सेकंड पार्ट कहता है v -3w है और v वेक्टर्स -3w, v की वैल्यूज लगाएं -3 और w की वैल्यू लगाएं और ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12i, माइनस माइनस प्लस और 3j, माइनस प्लस माइनस और 7 3 21k। अब बच्चों i और i 12i में से यानी 1 निकालेंगे तो हम दोनों प्लस के हैं, प्लस प्लस, ठीक है। 12 और 1 13i, -5j प्लस 3j, -5 प्लस 3 -2j, माइनस के -21 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -1 और -21 -22 के। ओके जी, थर्ड पार्ट्स में चलते हैं। यहाँ पे अब देखो ये हमें ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड लेना है। तो सबसे पहले 3v प्लस डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, 3v प्लस डब्ल्यू, 3 ये v की वैल्यूज लगाएं, प्लस लिखें ऐसे और w की यहाँ पे वैल्यू मेंशन करें, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों 3i माइनस 4i यानी फॉर्मूला की सेम ऐसे ही है। अब 3i और -4i, 4 में से 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास -i और इसी तरह -15 और -1j, -16j और हमारे पास -3k प्लस 7k प्लस माइनस माइनस प्लस 4k। तो इसका बच्चों हमने मैग्नीट्यूड लेना है, हर एक का स्क्वायर कर देना है और ये आपके पास 273 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v। यहाँ पे कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, v वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है और राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v, यानी जो हमें v वेक्टर दिया है उसका मैग्नीट्यूड के अलावा उसका डायरेक्शन कोसाइन भी आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर इसको जुज नंबर बच्चों हम 1 की बात करते हैं, फर्स्ट इसका जुज है v की वैल्यू आपको दी हुई है, v भी एक वेक्टर्स है, इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 इसका स्क्वायर 9 है और 4 36 49 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, 7 आ जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v बच्चों वेक्टर्स, इसका डायरेक्शन कोसाइन के फार्मूले याद रख ले कि जब भी पेपर में आपसे कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करें
तो किसी भी वेक्टर्स की तो आप याद रखें कि उसमें cos अल्फा होता है, cos बीटा होता है और cos गामा होता है। अब डायरेक्शन कोसाइन के अंदर हमारे पास तीन एंगल्स होते हैं। cos अल्फा जो होगा वो x ओवर v का मैग्नीट्यूड, यानी जो वेक्टर्स आपको दिया जाए v उसी का मैग्नीट्यूड होगा। और हमारे पास जिस तरह ये हमारे पास x है, ये y है और ये क्या है z है, ठीक है, x y और z। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर cos अल्फा की बात करता है x ओवर v का मैग्नीट्यूड, अब x की वैल्यू कौन सी बच्चों, x क्या है 3 है, ये x 3 है और v मैग्नीट्यूड क्या है 7 है। इसी तरह अगर cos बीटा है तो वो y और v फार्मूला याद रखें, y क्या है हमारे पास -2 है, -2 और v का मैग्नीट्यूड क्या है जी 7 है। इसी तरह z हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 ओवर क्या आ जाएगा 7। इसका दूसरा पार्ट्स बच्चों v हमें दिया हुआ है। इसी तरह आपने मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड किस लिए निकालते हैं, हमने डायरेक्शन कोसाइन उसमें फार्मूले में मौजूद है कि x और v का मैग्नीट्यूड, इस वजह से आपने मैग्नीट्यूड जो है वो निकालना है डायरेक्शन कोसाइन। और एक और बात ये भी थी कि उसने कहा था फाइंड द मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड भी लाजमी निकालना है। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए तो मैग्नीट्यूड जरूरी होता है। एक्स ओवर वी का मैग्नीट्यूड -4 ओवर 6, ये कटिंग करने के बाद -2 ओवर 3 आ जाएगा, यानी 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6। cos बीटा y देखें ये 4 है y और z क्या है 2 है, तो इसी तरह हमारे पास 1 ओवर क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। ये भी काट सकते हो, 2 2 जार 4 2 3 जार 6। लो जी बच्चों इसका थर्ड पार्ट है, v दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे। -6 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। cos अल्फा x और v -6 ओवर 10, कटिंग करने के बाद -3 ओवर 5। cos बीटा 8 ओवर 10, इसको कटिंग किया तो 4 ओवर 5। cos गामा 0 कैसे हुआ, देखिए बच्चों यहाँ पे आई जे और के नहीं है, के यहाँ पे क्या है यानी 0 के है, क्या है जी 0 के है, इस वजह से 0 ओवर समथिंग तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि फाइंड टी, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे हमें एक ये देखिए मैग्नीट्यूड की फॉर्म है, ये जो लाइन का निशान है ये क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यू का मैग्नीट्यूड है वो निकाल देते हैं, उनका सबका स्क्वायर कर देते थे। अब ये आपके पास जो वेक्टर्स है इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और इक्वल 13 है, तो हम क्या करेंगे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है जी 2 का स्क्वायर और t-1 का स्क्वायर और ये t का स्क्वायर, यानी के जे और आई का जो हमारे पास कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं और 13 का जजर सेम रहेगा, ठीक है। यानी जो था वो ऐसे ही है, लेकिन इसका हमने ये मैग्नीट्यूड लिखा। और बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होगा और इसका फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। और ये हमारे पास समथिंग है टी स्क्वायर 2t स्क्वायर है, -2t है, 4 + 1 5 है और इधर इससे कैंसिल होने के बाद 13 आ जाएगा। नेक्स्ट 2t का स्क्वायर -2t + 5 और 13 इधर आके माइनस कर दे, -13 -8 आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन लें और ये 0, तो टी स्क्वायर -t -4, ये 2 किधर गया बच्चों, 2 अगर नॉट इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये इक्वल टू क्या है 0 है। दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हो कि t जो है उधर जाके 0/2 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें देखें इसका जोड़ा तो नहीं बन सकता, पेयर्स तो नहीं बन सकते, हम क्या करेंगे a यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे b क्या है -1 है और c क्या है -4 है। फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज करें, उसमें कीमतें लगाएं और आपके पास ये बन जाएगा। ओके जी, बस यही इसका t की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास वैल्यू होगी। इसको मजीद तो हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि 17 का जजर जो है वो नहीं होता है, पॉइंट्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कहता फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। अब जब यूनिट वेक्टर की बात करता है और कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ v, तो बच्चों जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे v की डायरेक्शन में तो आप v यूनिट वेक्टर v वेक्टर और v का मैग्नीट्यूड। v वेक्टर बच्चों ये खुद है, ये इसका मतलब क्या है वेक्टर ही है। और मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास 9 आ गया। तो बच्चों बाकी हमने यूनिट वेक्टर में फार्मूले में v वेक्टर की वैल्यू पुट करें और v मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो हमने अभी निकाली 9, तो ये हमारे पास इसको सेपरेट कर दें, -1/9 i और 4/9 j और -8/9 k आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इफ u दिस एंड v दिस, कि u हमारे पास एक वेक्टर्स है और इसी तरह हमारे पास एक v वेक्टर्स है, इसकी वैल्यू दी हुई है और इस तरह बच्चों w की वैल्यू दी हुई है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। अब बच्चों यूनिट वेक्टर मालूम करना है और पैरेलल इस के हो, यानी ये जो हमें दिया हुआ है इसके पैरेलल हो, तो जरा गौर से देखना है
कि हमने सबसे पहले जिसके पैरेलल है ये जो यूनिट वेक्टर हमने फाइंड करना है वो इसके पैरेलल है, तो हम लेट कर लेते हैं वो किसके इक्वल है बच्चों, वो ए के इक्वल है। लेट कर लें कि जो ये जो वेक्टर है ये ए के इक्वल है। तो चले हम ए फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए के अगर ये इक्वल है, लेट कर लिया, तो ए इक्वल हो जाएगा 4 और यू की हम यहाँ से वैल्यू लगा देंगे, फिर -3 ये v की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे, फिर +2 है, w जो है वो एज इट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बच्चे अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, 4 2 ज़ार 8 आई, 4j -12 के माइनस माइनस +3 आयोटा, और माइनस प्लस -12 जे, 4 3 ज़ार 12, और माइनस प्लस -6 के, और 3 2 ज़ार 6 आई, और यहाँ पे -4j और +2 के। अब 8 आई है, ठीक है, आई वाले ढूंढते हैं। 8 प्लस का है, फिर यहाँ पे 3 प्लस का है, 8 और 3 11 हो गए, 6 भी प्लस का है, 11 और 6 17 आई हो गए। 4j प्लस का है, -12j नेगेटिव का है, -4j नेगेटिव का है, नेगेटिव माइनस प्लस -4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -16, -16 में से आप 4 निकालोगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है जी। -12 के, -6 के, -16 के, -12 और -6 -18 के, +2, यानी माइनस माइनस ये प्लस किया, -18 बना, -18 +2 -16 के। अब हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, क्यों? क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बच्चों ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इनका स्क्वायर कर दें, और स्क्वायर करने के बाद 689, तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसको स्क्वायर खत्म नहीं होना। हम करते हैं कि जो उसने कहा ना, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, जो यूनिट वेक्टर जो है वो इसके पैरेलल है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। हम कहते हैं कि बी एक यूनिट वेक्टर है जो पैरेलल है टू ए के, यानी वो कहते हैं ना फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, तो ये हमने ए के इक्वल रखा। हम कहते हैं जो ये यूनिट वेक्टर है वो इस ए के इक्वल है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर हम कहेंगे ये बी है और वो ए के इक्वल है या पैरेलल है। तो b जो यूनिट वेक्टर है वो a के पैरेलल है, तो इसका मतलब b यूनिट वेक्टर a और a का मैग्नीट्यूड। जैसे बच्चों अगर u का हम लेते थे यूनिट वेक्टर, वो होता था u ओवर u का मैग्नीट्यूड। अब ऐसा नहीं है कि u यूनिट वेक्टर है तो उसी का हम लिखेंगे, नहीं। आप कहते हैं कि जो b यूनिट वेक्टर है वो इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है, u यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, तो इस वजह से हम इसको इसके इक्वल रखेंगे। ये नहीं कि b और यहाँ भी b होगा, यहाँ भी बी होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है आपने, पैरेलल में ऐसा होता है। अब ए जो यूनिट वेक्टर यानी ए जो वेक्टर्स है उसकी वैल्यू ये है, कहाँ पे ये हमारे पास ए की वैल्यू कहाँ निकली, ये वाली जब हमने सोल्व की तो ये ए की वैल्यू निकली, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, और ए मैग्नीट्यूड हमने जो यहाँ पे मेंशन किया है ये देखो ये लिखेंगे। इनको सेपरेट कर लें, 17 ओवर समथिंग, -12 ओवर समथिंग, और -16 ओवर बाकी के आपके यानी इन सब के साथ रहेगा, ऐसे निशान लगा लें। तो ये हमने फर्ज यानी ये हमने साबित कर दिया है कि जो बी यूनिट वेक्टर है वो इसके क्या है, पैरेलल होता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 है कि फाइंड अ वेक्टर मैग्नीट्यूड जो है इज 5 है एंड इज पैरेलल टू दिस है। अब जरा इस तरह के क्वेश्चन है, देखें पिछला हमने क्वेश्चन किया सिमिलर है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, लेकिन क्वेश्चन सिमिलर है। फाइंड अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करें, मैग्नीट्यूड इज 5 है, जिसका मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड 5 है। वो हमने जो वेक्टर था वो लेट कर लिया, लेट अ वेक्टर हमारा क्या है, u है, एक u वेक्टर है, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, इस u वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है। इज पैरेलल टू दिस, यानी इसके पैरेलल है, और इसका नाम भी हम रखेंगे, इसका नाम v रख देते हैं, ठीक है। यानी लेट किया जो एक वेक्टर है वो u है, उसका मैग्नीट्यूड ये है, और जो पैरेलल टू दिस है ये वेक्टर हमारे पास क्या है, v है। तो इसका मतलब हमें जब इफ u v के पैरेलल है, उसने कहा ना वेक्टर इसके पैरेलल है, तो अगर u v का पैरेलल है तो इसका मतलब ये फार्मूला आप याद रखिएगा कि देन u और u का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे क्या होगा, v, ठीक है जी। ये फार्मूला याद रखें कि अगर u पैरेलल है v के, तो u वेक्टर जो होगा इक्वल होगा u का मैग्नीट्यूड और v यूनिट वेक्टर, v यूनिट वेक्टर। बच्चे u वेक्टर्स है और u का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे मौजूद है, 5 है, क्या है जी, 5 है। और v यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड। तो हम इस v को अब हल करेंगे, यहाँ पे पुट करें, v की वैल्यू ये मौजूद है, तो इसका मतलब v में हमें v का मैग्नीट्यूड चाहिए,
तो हम v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे सबसे पहले। तो यानी ये v था, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 26 आ जाएगा। और v वेक्टर खुद ये है, तो बस हम पुटिंग करेंगे इसी फार्मूले में कि u मैग्नीट्यूड 5 का 5 और v वेक्टर ये सारी वैल्यूज यहाँ पे मेंशन करेंगे। बच्चों ये 3i है और प्लस 4j है, माइनस क्या है जी k है, ओवर 26 है। इसको मजीद अगर हम सोल्व करें तो बच्चों इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे बन जाएगा 15i, और 5 को 4 से करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 20 बन जाएगा और ये माइनस 5 ओवर 26। इसको सेपरेट कर दें, u वेक्टर जो होगा 15 ओवर 26 आई और 20 ओवर 26 जे और माइनस 5 ओवर 26 के आ जाएगा। ओके जी। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें कहता है कि मैग्नीट्यूड इज 7 है और पैरेलल टू दिस है। यानी वही बात कि जो हम फाइंड वेक्टर फाइंड कर रहे हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है, वो जो हमने लेट किया था, यहाँ भी हमने लेट किया ना, लेट अ वेक्टर u, वही वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है 7 है, और जो दूसरा हमारा वेक्टर है वो ये है। सिमिलर इसका हम लेंगे मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला तो आपके जहन में होना चाहिए कि इसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। तो पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए। तो बच्चे -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट्स आ जाएगा। ये वही फार्मूला है कि u अगर एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड और v जो जिसके हम पैरेलल बात कर रहे हैं तो उसके यूनिट वेक्टर यानी के इक्वल है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमने लगा दी 7, और v जो वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर है v वेक्टर्स ओवर v का मैग्नीट्यूड, और v की वैल्यू ये मौजूद है, और v जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू ये है। बाकी बच्चों इसको सेपरेट करते हैं, -1 के साथ जब 7 को मल्टीप्लाई किया -7 ओवर 3 के रूट्स आई, फिर 7 को इससे किया प्लस 7 ओवर 3 के रूट्स आई, फिर बच्चों इसके साथ हमने किया 7 को k के साथ तो 7 ओवर 3 के रूट्स के। ये हम सेपरेट जो है यू जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल टू दिस। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, अभी ये फिजिक्स वाले क्वेश्चन है, तकरीबन वेक्टर्स के हैं, और ये इसकी मैथमेटिक्स में आगे जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे वहां पे इसकी पूरी बुक्स होती है वेक्टर एनालिसिस की, तो इसके ऊपर वेक्टर्स बारे में आपने सारा डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखते हैं, इफ यू वेक्टर्स है और वी भी एक वेक्टर्स है, तो यहाँ पे ये निशान वेक्टर नीचे के साइन लगा रहे हैं हम, और यू भी एक डब्ल्यू भी एक वेक्टर्स है, रिप्रेजेंट करता है साइड ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। कहता है ये जो तीनों चीजें हैं ना ये एक ट्राइंगल की साइडें हैं और ये रिप्रेजेंट कर रही हैं ट्राइंगल की साइड को। फिर हमने एक्स और वाई मालूम करना, देखिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक यू ये हमारे पास साइड है और वी एक ही साइड है, डब्ल्यू वही साइड होती है जो दोनों का सम होती है, जिस तरह यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू। यानी यहां से यहां तक का वेक्टर और यहां से यहां तक का वेक्टर और इस वेक्टर की क्या है इक्वल होता है। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई का मतलब यही है कि हमने जो उसने तीन जो हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं वो एक ट्राइंगल की साइडें हैं, उसने कहा ना साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल सिमिलर इस तरह की होती है कि ये यू वेक्टर है, ये वी वेक्टर, और डब्ल्यू जो होता है इनका सम होता है। तो इस वजह से हम यही चीज उठाएंगे कि यू प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू, कि जो हम दो को वेक्टर्स को प्लस करें तो वो तीसरे के इक्वल आता है। तो बच्चों इसी फार्मूले में u की वैल्यू दर्ज करें, v की दर्ज करें और यहाँ w की वैल्यू दर्ज करें। और यहाँ पे बच्चों k नहीं था, वो जीरो था, तो ये मैंने जीरो के यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे i और i के साथ प्लस होगा x प्लस 1, यहाँ 1 है, x प्लस 1 i कॉमन, ठीक है जी। उसके बाद 2 प्लस y j कॉमन, 3 माइनस 3 k कॉमन, x प्लस 1i 2 प्लस वाई जे 3 माइनस 3 जीरो के इधर वैल्यू वैसे ही। अब हमने कंपेयरिंग ऑन बोथ से दोनों साइडों से कंपेयर करना है। x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, आई वाले के साथ कंपेयर होगा, जे वाले के साथ जीरो, के वाले के साथ। तो 2 प्लस वाई हो जाएगा माइनस 3, जीरो जीरो की कंपेयर नहीं होगा, वो तो खत्म हो गया। तो इस वजह से ये x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, 2 प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3, तो बच्चों x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस 3 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब 2 प्लस वाई जो था माइनस 3 की इक्वल था, तो 2 उधर जाके माइनस, तो वाई इक्वल माइनस 5 आ गया। ये इस तरह हमने दो वैल्यूज एक्स और वाई निकाल। क्वेश्चन नंबर 8, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। देखें आपने उसने कहा कि पोजीशन वेक्टर कोई भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, और यू एक वेक्टर्स दिया हुआ है, उसके बाद हमें वी एक वेक्टर दिया हुआ है और डब्ल्यू एक वेक्टर दिया हुआ है,
जेड भी एक वेक्टर दिया हुआ है। रिस्पेक्टिवली शो डेट ए बी जो है वो पैरेलल है किसके जी, सी डी के। देखिए 3 पॉइंट्स थे ए बी सी डी, इसका मतलब ये जो यू है ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। समझ आ रही है? ये पोजीशन वेक्टर ए बी सी डी का मतलब ये है कि ये यू वी डब्ल्यू जेड है, यही ए बी सी डी है और इन्हीं को हमने शो करना है कि ये पैरेलल है ए बी सी डी के। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर जो होगा हमारे पास यू, यानी अगर ये यू पोजीशन वेक्टर है तो वो ए वाला है, ठीक है, तो इसीलिए हम उसे लिख देंगे ओ ए पोजीशन वेक्टर। इसी तरह अगर बी की बात, बच्चों हम बी की बात करते हैं, दूसरे नंबर पर बी है, दूसरे नंबर पर वी है, तो ओ भी हमारे पास वी बन जाएगा और इसी तरह ओ सी हमारे पास डब्ल्यू बन जाएगा और ओ डी हमारे पास जेड बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है कि बच्चों रिस्पेक्टिवली यानी ए का हमारे पास यू के हिसाब से और बी का हमारे पास वी के हिसाब से, सी का यानी डब्ल्यू और डी का जेड के हिसाब से। तो ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर में उसने कहा ना पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो ये पोजीशन वेक्टर में आपने इसको जाहिर कर देना है। अब वो कहता है ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी, ए बी फाइंड आउट करेंगे, ए बी करेंगे और हम सी डी फाइंड आउट करेंगे। ए बी पोजीशन वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, लास्ट वाला पहले होता है और फर्स्ट वाला बाद में, पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए बी ओ बी माइनस ए, ओ बी की वैल्यू ये है और ओ ए की वैल्यू ये है, लिख दी। 7 हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस आई प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 7 में से 1 निकालेंगे 6 आई और 8 जे में से 2 जे निकालेंगे 6 जे, 4 में से 1 निकालेंगे 3 के। अब सी डी ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी में से इसको माइनस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, आई प्लस टू आई, टू आई और टू जे, और जे है ही नहीं है तो टू जे का टू जे रहेगा और टू के माइनस के क्या आ जाएगा, सी डी आ गया। अब बच्चों हमने ए बी सी डी निकाल लिया, अब हमारे पास जो काम है वो यहाँ पे थोड़ा सा काम है कि अगर ए बी की बात करते हैं, इस ए बी में से अगर 3 कॉमन ले लिया जाए, देखिएगा ए बी देखें इसमें से कॉमन आ सकता है लेकिन सी डी में से कॉमन नहीं आ सकता। ए बी में से आप कॉमन ले लें, 3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2i रह गया, 2j रह गया, प्लस k रह गया। 3 कॉमन लेने के बाद अब ये जो चीज थी ये देखें यही नहीं बन गई सी डी। ठीक है, यानी जब आपने ए बी में से 3 कॉमन लिया और सी डी की वैल्यू बन गई है तो वो सी डी लिख देंगे। इसका मतलब ए बी सी डी के पैरेलल हुआ और वो 3 टाइम पैरेलल हुआ है, तो ये मैग्नीट्यूड 3 के हिसाब से ए बी सी डी के क्या है जी, शो हमने करवा दिया ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। लो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है, तो जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, ये पहले भी हमारे पास 11th क्लास में 12th क्लास में होता था, तो वहां भी क्वेश्चन एक लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आया हुआ था। तो अब ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि V एंड W आर पैरेलल इन स्पेस। कहता है स्पेस के अंदर V एंड W जो है वो पैरेलल है। V अगर CW के इक्वल है कि V अगर W पैरेलल है और वो स्पेस के अंदर है तो V इक्वल टू CW इसने दिया हुआ है। वेक्टर पॉइंट इस सेम डायरेक्शन में है तो C इफ अगर C ग्रेटर देन 0, कहता है अगर C जो होगा ये वाला C अगर पॉजिटिव होता है यानी 0 से ग्रेटर होता है तो इसका मतलब वो उसके डायरेक्शन वेक्टर पॉइंट की सेम होगी, लेकिन वेक्टर पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होगा, जब C लेस देन 0 होगा। तो ये दो चीजें भी उसने बताई हुई हैं। पहला पार्ट से फाइंड टू वेक्टर्स लेंथ टू पैरेलल टू V, कहता है कि दो वेक्टर्स फाइंड आउट करें जिसकी लेंथ हो 2 और पैरेलल हो इस वेक्टर्स के, V वेक्टर्स के। तो बच्चों लेंथ और मैग्नीट्यूड सेम चीज होती है, उसने कहा ना लेंथ 2, तो इसका मतलब लेंथ जो है वो हमारी मैग्नीट्यूड ही होती है। अगर ये V वेक्टर्स है तो इसका मतलब है कि जो ये लेंथ है ये एक नेक्स्ट वेक्टर है। ठीक है, फाइंड वेक्टर्स, यहाँ पे वेक्टर्स होगा, आ वेक्टर ही है, 2 वेक्टर नहीं होगा, आ वेक्टर है। ओके जी, मिस्टेक है। तो लेंथ यानी एक वेक्टर की जो लेंथ है वो वेक्टर जो हमने लेट किया, वो लेट किया हमने वेक्टर क्या था बच्चों, u था, और उसकी लेंथ कितनी है 2 है, यानी उसका मैग्नीट्यूड 2 है और पैरेलल इस वेक्टर्स के है जो ये हमारा v वेक्टर्स है। तो वही मैंने फार्मूला, पहले आपको फार्मूला चेक करवा देते हैं कि अगर u v के पैरेलल है तो इसका मतलब ये होता है कि u इक्वल होता है u का मैग्नीट्यूड और v यूनिट वेक्टर होता है। अब ये प्लस माइनस भी है, प्लस माइनस यहाँ पे क्यों आ गया है, बच्चों प्लस माइनस इस वजह से आया क्योंकि जब पॉइंट सेम डायरेक्शन में है, C ग्रेटर देन 0 है, C लेस देन 0 ऑपोजिट है, इस वजह से इस सूरत में हम यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। और वैसे क्वेश्चन में नहीं लगाते लेकिन यहाँ पे मेंशन करेंगे
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इसके लिए देखें जी, हमें ए वी जो यूनिट वेक्टर है इसका फार्मूला होता है वी वेक्टर ओवर वी का मैग्नीट्यूड। अब ये वी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड ये वी का है तो इस वजह से हम वी से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 16 प्लस 36 आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों u अगर v के पैरेलल है उसका फार्मूला ये वाला होता है, लेकिन प्लस माइनस भी लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्शन भी गिवन है। उसके बाद u मैग्नीट्यूड और ये जो प्लस माइनस होगा इसको आप बाहर निकाल लें और u मैग्नीट्यूड v ओवर v का v वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड 36 इसका मैग्नीट्यूड हमने इसके रूट्स में निकाला और v वेक्टर ये जो है हमने एज इट लिख दिया और ये u जो हमारे पास लेंथ थी मैग्नीट्यूड था वो ऐसे आ गया। अब प्लस वाला प्लस माइनस 2 ओवर 36 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ भी आप 6 कर सकते हो। तो ये हमने 6 यानी 36 के रूट्स क्या होगा 6, तो 2 और 6 सेपरेट, ये सेपरेट कर दिया। 2 वन जार 2 और 2 थ्री जार 6, 1 और 3 प्लस माइनस और 2i माइनस 4j प्लस 4k, यानी ये सेपरेट अलग से अलग आ रहा है। लेकिन हमने क्या किया, इस फार्मूले को याद रखना होगा जब भी पैरेलल हो। ये पीछे भी हमने पढ़ा प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन डायरेक्शन का चक्कर है। उसके बाद हमारे पास ये बना, अब इसको सेपरेट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर बात करते हैं बच्चों प्लस माइनस, ये जो 3 है, ये जो 3 है इसको मैंने अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए 3 था तो 2 ओवर 3 आ जाएगा, 4 ओवर 3 और 4 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि प्लस माइनस 2 ओवर 3 आई है और यहाँ पे मैंने प्लस वाला सेम डायरेक्शन, प्लस वाला क्या होता है जी, अगर c ग्रेटर देन 0 हो इसका मतलब क्या है, ये प्लस होगा और ये हमारे पास सेम डायरेक्शन होगी तो ये हो जाएगा। और इसी तरह बच्चों अगर हम नेगेटिव वाला उठा लेते हैं यानी माइनस वाला उठा लेते हैं माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस 2 ओवर 3 आई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये हमें डायरेक्शन भी बतानी है कि इफ यानी इफ अगर जो है वो c ग्रेटर देन 0 है तो सेम डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव लेंगे। इसी तरह बच्चों इफ जो है अगर c लेस देन 0 है तो हम नेगेटिव लेंगे यानी ये ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। ओके जी। उसके बाद बच्चों इसका बी पार्ट कहता है फाइंड अल्फा, सॉरी यहाँ पे ए है, फाइंड ए सो डैट वेक्टर्स v एंड w, ये v और w दो वेक्टर दिए और कहता है ये दोनों पैरेलल हैं। अगर कोई से दो वेक्टर पैरेलल हों और फिर हम ये मालूम करें, अभी ये वही क्वेश्चन चल रहा है और उसका बी पार्ट है। उस क्वेश्चन में हमने देखा ना v इक्वल टू सी डब्ल्यू, ये v और w पैरेलल हैं लेकिन स्पेस के अंदर है, v जो है वो सी डब्ल्यू के हिसाब से आ जाएगा। तो ये क्योंकि क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है v इक्वल टू सी डब्ल्यू के v जो है वो w क्या है पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे, v की जो ये वैल्यूज है इसको उठा के लिख देंगे और c एज इट है और w की वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे v की वैल्यू सिमिलर है लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर दें ए सी आई और 9cj माइनस 12ck माइनस 12ck। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आप इसी तरह करेंगे क्योंकि ये इजी मेथड है। और v इक्वल टू सी डब्ल्यू से क्यों किया, उसने कहा तो ये है कि v w के पैरेलल है, लेकिन पैरेलल है लेकिन हम v इक्वल टू सी डब्ल्यू के हिसाब से करेंगे। स्पेस के अंदर उसने गिवन दिया हुआ है तो v w के पैरेलल है लेकिन c कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है जी, हम इसीलिए उसको c ही रखेंगे। बाद में हम c की वैल्यूज निकाल लेंगे। बच्चों अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, हमने आई वाले के साथ कंपेयर करना है। ए सी जो होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा और 9c जो है वो -3 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इसको हम ले लेते हैं, -12 की जरूरत नहीं है, हम यहीं से a हमने निकालना है। तो ए सी अगर 1 के इक्वल है और 9c -3 के इक्वल है तो यहाँ से 9 जो है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, -3 ओवर 9c, यहाँ कट कर दे 3 वन जार 3, 3 3 जार 9, 1 ओवर 3, c हमारे पास -1 ओवर 3 आ जाएगा तो c की वैल्यू इक्वल हो जाएगी -1 ओवर 3। अब यही c की वैल्यू बच्चों आप यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने कंपेयर किया ए सी इसके इक्वल है और 9c इसके इक्वल है, यहाँ से c की वैल्यू निकालें। आप चाहे इसको भी कंपेयर करके यहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ c जो है हम यहाँ पुट कर देंगे -1 ओवर 3 और ये -1 ओवर 3 3 उधर जाके मल्टीप्लाई, माइनस भी चला गया तो -3, सो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी।
इसका बच्चों सी पार्ट है, कहता फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5। एक वेक्टर है जिसकी लेंथ 5 है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट दैट v इसके इक्वल है। अब ये भी वही है कि हमने वही पार्ट लेकर चल रहे हैं कि एक वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ जो है वो 5 दी हुई है। इसका मतलब बच्चों हमारे पास जो लेंथ है वो u वेक्टर्स है, वो कितनी है मैंने यहाँ पे लिखी है कि u जो वेक्टर है वो क्या है 5 है। लेट u बी अ वेक्टर वेयर लेंथ 5। लेट कहते हैं ना फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5। एक वेक्टर हमने लिया है जिसकी लेंथ क्या थी 5 थी, वो लेट किया है कि u वेक्टर है उसकी लेंथ क्या है 5 है। अब इन डायरेक्शन ऑपोजिट है और डायरेक्शन हमने सिर्फ ऑपोजिट ही लेनी है, सेम डायरेक्शन नहीं है, और उसने यानी डायरेक्शन ऑपोजिट कह दिया तो हम माइनस वाला शो करवाएंगे। समझ आ गई है? ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इस फार्मूले के अंदर हम सिर्फ माइनस लेंगे, फॉर ऑपोजिट है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में ना ऑपोजिट था ना सेम था, हमने प्लस माइनस दोनों ली और उसको सेम और ऑपोजिट दोनों में उसको पैरेलल करवा दिया था। ठीक है, लेकिन इस सूरत में हमने क्या करना है कि ये हमने सिर्फ नेगेटिव रखनी है क्योंकि ये ऑपोजिट जो है ये है। ओके जी बच्चों, अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमें जारी बात है कि v यूनिट वेक्टर जो फाइंड करना है उसका फार्मूला हमें पता है कि v और वेक्टर ओवर v का मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए हम v का पहले मैग्नीट्यूड लेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है, 4 प्लस 9 14 आ जाएगा। और ये v वेक्टर है और ओवर 14 है, यानी v यूनिट वेक्टर मैंने पहले ही यहाँ पे जो है वो लिख लिया है और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, लेकिन ये नेगेटिव भी है तो इस नेगेटिव ने बाहर आ जाना है तो माइनस यहाँ पे बाहर, और u जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का वो 5 यहाँ पे पुटिंग कर देंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू सी वाली उठा के लिख देंगे। अब -5i/14 स्क्वायर रूट्स है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 10/14 और 5 3 15 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस 15 और 14 है के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये u जो है ये एक वेक्टर है जो पैरेलल है इस v वेक्टर के। लो बच्चों, इसका डी पार्ट्स भी मौजूद है, कहता है कि फाइंड ए और बी, यानी ए और बी दो चीजें फाइंड करनी है सो डेट वेक्टर जो एक ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है ये आपस में क्या है पैरेलल है। अब ये दो वेक्टर जो ये पैरेलल हैं इसका मतलब ये हमारे पास v वेक्टर्स है और ये हमारे पास क्या है w वेक्टर है। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो v वेक्टर है वो ये वाला v वेक्टर है 3i माइनस जे प्लस 4 के, ये v वेक्टर जो दिया हुआ है, और जो W वेक्टर है बच्चों वो ए सी प्लस बी जे माइनस 2 के, ये वाला हमारे पास W है। तो यही जो हमें उस फार्मूले में क्वेश्चन में स्टार्ट में दिया हुआ था कि V ये W के अगर पैरेलल है तो वो स्पेस V इक्वल टू सी डब्ल्यू है। तो हम क्या करेंगे V इक्वल टू सी डब्ल्यू, V की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे और W की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, C को मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर कर देंगे जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया। ए सी इक्वल हो जाएगा 3 के और बी सी इक्वल हो जाएगा -1 के। देखें जे वाले के साथ बी सी -1 हो गया और 2c -2c है, -2c इक्वल हो जाएगा 4 के, यानी के के साथ कंपेयर होगा, जे के साथ, आई के साथ। अब यहाँ से बच्चों ए सी है वैल्यू, ना हमें ए का पता ना सी का पता ना बी का पता ना सी का पता। हाँ, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट पे आपने -2c इक्वल टू 4 है, इस -2 को जाके डिवाइड किया तो बच्चों -2 यानी -4 के साथ आ जाए चाहे नीचे आ जाए एक ही बात है। 2 2 जार 4 यानी सी हमारे पास -2 है। इसी सी की वैल्यूज को यहाँ पुट करें, इसी यानी यहाँ पे इसी सी की वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दें। मैंने बच्चे सी जब यहाँ पुट किया तो -2 इक्वल टू 3, -2 इधर जाके डिवाइड होगा, मैं 2 को डिवाइड किया 3 ओवर 2, फिर माइनस उधर ले गया या दोनों साइडों से माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो गया यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, तो यानी ए की वैल्यू -3 ओवर 2 है, यहाँ पे -2 है उधर जाके 1 ओवर 2 यानी 2 उधर जाके डिवाइड हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। और ये बी की वैल्यू, तो ए बी और सी की वैल्यू हमने इस तरह निकाल ली। लो बच्चे, इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, एक स्पेस क्राफ्ट मूव फ्रॉम पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है टू द पॉइंट ये, यानी एक ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने एक स्पेस क्राफ्ट ने मूवमेंट करनी है। ठीक है, इन दो पॉइंट्स गिवन है और इन किलोमीटर में ये पॉइंट्स समझो दिए हुए हैं, आपको समझो किलोमीटर में पॉइंट्स दिए हुए हैं। फिर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो कम से कम फासला होता है जिस फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं वो, उसका हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेक्टर इन किलोमीटर, यानी किलोमीटर के अंदर ही उसका हमने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक फासला होता है, शॉर्टर डिस्टेंस, और फासले का फार्मूला क्या होता है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देखें जी, आपको इस थ्योरी के अंदर भी बताया कि एक हमने ये पॉइंट लिया, ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास P है, लेट किया कि ये P पॉइंट है और ये
क्यू पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फार्मूला, अगर ये पी क्यू पॉइंट है तो पी क्यू का डिस्टेंस का फार्मूला ये होगा कि x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1 और ij के साथ में लिखेंगे। ठीक है, अब x2 माइनस x1 पी क्यू का फार्मूला तो है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे फिर भी हम देख लेते हैं। पहले पी क्यू हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो बच्चों x2 में से, यानी ये x1 है, y1 है, z1 है, x2 है, y2 है, z2 है। x1 x2 में से 120 यानी 130 में से 120 निकाल देंगे, और 210 में से 240 निकालेंगे, और 80 में से -50 देखें। 80 में से -50 निकालेंगे, एक फार्मूले का माइनस होगा। यहाँ पे अगर देखें तो देखें 80 माइनस, अब ये फार्मूले का माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 80 प्लस 50 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 130 माइनस 120 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 210 माइनस 240 नेगेटिव है, क्योंकि 240 बड़ी वैल्यूज है, तो यहाँ पे माइनस 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 80 प्लस 50 जो है 130 आ जाएगा। यहाँ पे फिर ये बताया गया कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट तो फाइंड कर लिया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होगा, पी क्यूब मैग्नीट्यूड और 10 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर करने के बाद ये वैल्यू बनेगी, प्लस करने के बाद ये आएगा। अगर बच्चों इसकी तरसी की जाए 100 प्लस 179 कर सकते हैं, और 100 का जो स्क्वायर रूट्स होगा वो 10 आ जाएगा। 10 और 179 जो स्क्वायर रूट्स के अंदर किलोमीटर में, और किलोमीटर में ही आंसर लिखना है, ये जरूरी है, क्योंकि बच्चों उसने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये भी किलोमीटर में दिए हुए हैं, और उसने कहा जो आंसर आपने निकालना है वो भी किलोमीटर में निकालना है। तो बच्चे ये किलोमीटर में ही आंसर जरूर लिखना है। तो जिस क्वेश्चन में आपको उसका यूनिट दे दिया जाए कि इस किलोमीटर में निकालना है या मीटर में निकालना है, उसको लाजमी आपने उसी में ही निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। बच्चों डायरेक्शन कोसाइन किस तरह फाइंड करते हैं, इसका जो नंबर फर्स्ट है कि u एक वेक्टर आपको दिया गया है, एक u वेक्टर दिया है, डायरेक्शन कोसाइन इसके क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे कि cos अल्फा x और u का मैग्नीट्यूड cos बीटा y और u का मैग्नीट्यूड cos गेमा z और u का मैग्नीट्यूड, आप इसको याद रखें। अब देखें, सबसे पहले ये u मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, तो u मैग्नीट्यूड के लिए -6 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी k j i नहीं लिखते, और 36 प्लस 9 प्लस 4 49, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। तो cos अल्फा x और u का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या थी बच्चों, -6 थी, x की वैल्यू क्या थी, -6, तो -6 ओवर u मैग्नीट्यूड का हो जाएगा 7। तो cos अल्फा आ गया, cos बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे y हमारे पास क्या है, ये 3 है, तो 3 ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है जी, 3 ओवर 7। cos गेमा बच्चों z हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 ओवर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सो द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ u, इसको यूं लिख सकते हैं कि -6 ओवर 7, कोमे के साथ 3 ओवर 7 और 2 ओवर 7। अब v की बात करते हैं, सिमिलर यही काम है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v वेक्टर्स। सबसे पहले आप मैग्नीट्यूड ले लें, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, ठीक है, 45 आ जाएगा। इसके बच्चे तरजीह करेंगे तो आप 3 क्रॉस 3, 3 3 जार 9 और 9 5 जार 45, तो ये जोड़ा जो है ये बाहर निकल आएगा, 3 और 5 के रूट्स ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब cos अल्फा जब हम निकालेंगे x और v मैग्नीट्यूड, x हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 ओवर 3 और 5 का यानी स्क्वायर रूट्स हो जाएगा। इसी तरह बच्चों cos बीटा 2 आ जाएगा, 2 ओवर v का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगा, cos गेमा -5 ओवर 3 स्क्वायर रूट से। अब देखें ये जब हमारे पास ये कैसे बना, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि बच्चों अगर 5 और 5 का स्क्वायर रूट्स हो तो ये 5 स्क्वायर रूट्स के इक्वल होता है। वो कैसे, कि देखें बच्चे 5 और 5 स्क्वायर रूट्स, इसको अगर रैशनलाइजेशन में करता हूँ तो इसका मतलब ये 5 और 5 स्क्वायर रूट्स ओवर 5 5, ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर बन जाएगा ना, यानी ऐसे कर लो, ये 5 5 से कैंसिल, तो बाकी यही रह जाएगा। तो जब भी कहीं पे भी आपको नजर आए कि सेम नंबर्स हो और स्क्वायर रूट्स नीचे हो, तो उस नीचे वाला बिल्कुल खत्म होकर ऊपर स्क्वायर रूट्स बन जाता है। तो सो द डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास 1 2 और 3, cos अल्फा, cos बीटा, cos गेमा। सिमिलर पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, पहले हम निकालेंगे पी क्यू, उसका डिस्टेंस निकालेंगे। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ x2 यानी ओवर x1, पोजीशन वेक्टर पी क्यू के हिसाब से 11 में से 9 निकाल दें, 6 में से 3 निकाल दें, 19 में से 30 निकाल दें, तो 2 3 6 आ जाएगा। बेसिकली इसको आप यूं भी लिख सकते हो 2i प्लस 3j प्लस 6k। अगर बच्चों आपने ब्रैकेट में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर लिखना है तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं।
अब बच्चों यहाँ पे पी क्यू का मैग्नीट्यूड लेने के बाद 7 आ जाएगा, बाकी कोस अल्फा 2/7, कोस बीटा वाई ओवर पी क्यू 3/7, 6/7, ये 3 ओवर, और यहाँ पे 13 ओवर बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो ये है इसके हिसाब से आपने रखना है जो पी क्यू है, ठीक है, ये क्या है, पी क्यू है। सो द डायरेक्शन कोसाइन इज 2/7, 3/7 और 6/7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी डायरेक्शन एंगल ऑफ सिंगल वेक्टर। तो कहता है कि आपने वो डायरेक्शन एंगल निकालने और सिंगल वेक्टर के, और वो ट्रिपल आपने एक आइडेंटिटी थी। ये देखें ट्रिपल एंगल्स हैं, ये अल्फा है, बीटा है, गेमा है, तो ये 45 डिग्री, 45, 60, ये जहन में रखना है। देखें ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ जाता होता है। इसको जरा मैं देख लेता हूँ। वी नो डेट, हम जानते हैं कि अगर 3 एंगल दे दिए जाए उसका फार्मूला होता है कोस स्क्वायर अल्फा जमा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। बच्चों ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है, और ये क्या है, गामा है। तो इसका मतलब कोस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूँ कोस अल्फा का स्क्वायर, यानी अल्फा क्या है 45, कोस 45 का स्क्वायर हो जाएगा, और कोस 45 यानी बीटा हमारे पास 45 है, गामा हमारे पास 60 है, तो बाहर आप स्क्वायर लिख लें, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि बच्चों अगर कॉस स्क्वायर अल्फा हो तो उसका मतलब ये होता है कॉस अल्फा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे cos 45 टेबल में पड़ा हुआ है 1/2 स्क्वायर रूट्स होता है, ये भी 1/2 स्क्वायर रूट्स होता है, cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है। तो ये स्क्वायर रूट्स के साथ कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/2, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4। एलसीएम 4 आएगा तो 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 हो जाएगा, ये भी 2, और 5 और 4 आ जाएगा। तो सो इट कैन नॉट बी डायरेक्शन एंगल, क्योंकि बच्चों हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। लेकिन हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और हमें 1 साबित करना था, लेकिन जब हमने एंगल को यहाँ पे डिस्कस किया और इसको अप्लाई किया तो जो आंसर आया वो 1 नहीं आया। अगर 1 आएगा तो हम कहेंगे इट इज अ डायरेक्शन ऑफ एंगल, लेकिन इट कैन नॉट बी डायरेक्शन। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों ये जो है 1 नहीं आया। अगर हम दूसरे जूस की बात करते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा गेमा दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, कॉस स्क्वायर अल्फा के अंदर हमने 30 पुट किया, कॉस स्क्वायर बीटा के अंदर हमने 45 पुट किया, यहाँ पे 60 पुट किया। कॉस 30 3 स्क्वायर रूट्स ओवर 2 होता है, कॉस 45 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू है, तो ये बच्चों स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल 3 आ जाएगा, और 2 2 जार 4, और ये स्क्वायर से कैंसिल 1/2, 2 2 जार 4। तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो बच्चों 4 ही एलसीएम आएगा, तो 4 था, 3 एज इट है, 2 2 जार 4 आया, तो 2 1 जार 2 आएगा, 1 का 1 है, तो ये भी 3 और 2 है, तो ये नॉट इक्वल टू 1 है, तो बच्चों सो इट कैन नॉट बी डायरेक्शन एंगल, तो ये भी डायरेक्शन एंगल नहीं है। अगर बच्चों थर्ड यूज की बात करते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा गेमा है, फार्मूले में अप्लाई करने के बाद cos 45 1/2 उसके रूट्स का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 1/2 है, ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये 4 आ गया, तो बच्चों यहाँ पे 2 + 1 + 1 4/4, ये 1 आया। सो 45 60 60 विल बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सिंगल वेक्टर। तो ये सिंगल वेक्टर के क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, लेकिन ये जो दो हमने पार्ट्स किए ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, क्योंकि ये 1 आंसर नहीं दे रहे, ठीक है बच्चों। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे 14.2 एक्सरसाइज में, 7 चैप्टर भी हमारा चल रहा है। तो तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।